मूक बधिर लड़की, उसके माता पिता खेतों में काम कर रहे थे। जब घर काम कर लौटते हैं तो बेटी रोती हुई दिखाई देती है। अब माता पिता उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। लेकिन बेटी ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। गूंगी बहरी लड़की बेचारी बस रोए जा रही थी, इशारे में कुछ कहे जा रही थी, लेकिन माँ समझ नहीं पा रही थी। अब फिर अगले दिन माँ फिर से खेतों में काम करने जाती है, घर पर कोई नहीं रहता। फिर जब आते हैं लोग काम करके माता पिता, तो फिर लड़की रोए जा रही थी। वो अपनी तरफ इशारा कर रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ दिन और गुजरता है, फिर से माता पिता कहीं बाहर जाते हैं और जब घर लौटते हैं तो लड़की अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ माँ को इशारा कर वह अपने साथ यौन शोषण का बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब ना तो बोल सकती थी ना सुन सकती थी। अब माँ इतनी पढ़ी लिखी तेज तर्रार थी नहीं कि वो अपनी बेटी की बातों को समझ सके। अब वो परेशान हो जाती है, लेकिन बेटी अंदर ले जाकर कमरे में अपने माँ को कुछ दिखाती है और कुछ कहने का प्रयास करती है और रोए जा रही थी। अब इस पर माँ को लगता है कि इसके साथ रेप हुआ है, इसके साथ कुछ जरूर गलत हुआ है। अब वह अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां अपनी बेटी के साथ यौन शोषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है अज्ञात लोगों पर। वह पुलिस वालों को बताती है कि उसके लड़की के साथ कुछ जरूर गलत हुआ है, उसे शक है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, और किसने किया है यह लड़की बता नहीं पा रही है क्योंकि लड़की गूंगी है, बहरी है। अब पुलिस वाले भी परेशान रहते हैं, 2-4 दिनों तक इधर उधर परिवार वालों को घुमाते रहते हैं, फिर उस केस को बंद कर देते हैं, फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं। लेकिन एक तेज तर्रार आईपीएस जो देवदूत बनकर आते हैं और उस केस को पुनः चालू करवाते हैं, उसके बाद जो हकीकत सामने आती है साथियों बेहद ही रुला देने वाली रहती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपना ही ऐसा कर सकता है। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय। आज कहानी उस गूंगी बहरी बेचारी लड़की की है जिसके साथ अपनों ने ही जुल्म किया, और उस जुल्म की कहानी को सुनकर आईपीएस संतोष सिंह भी और उनके पुलिसकर्मी के साथ साथ गांव वाले भी दंग थे। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में एक थाना लगता है जहानगंज थाना। जहानगंज थाना में 2015 में एक माँ अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद वहां शिकायत दर्ज कराती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। उसे शक है कि उसके साथ किसी ने छेड़खानी की है या फिर यौन शोषण हुआ है। बेटी बस रोए जा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। अब पुलिस वाले बार बार उससे कह रहे थे कि कुछ बताने की कोशिश करो, कुछ अपने तरीके से बताओ जो हम समझ सकें, लेकिन वह बेटी बार बार अपने तरीकों से बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ना तो पुलिस वालों की आवाज़ सुन सकती थी, बस इतना समझ सकती थी कि ये पुलिस वाले हैं, उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब पुलिस वाले 1-2 दिनों तक इधर उधर की टाल मटोल करते हैं, फिर उस केस को बंद कर देते हैं अंतिम रिपोर्ट लगाकर। और रिपोर्ट में वह लिखते हैं कि जो लड़की है वह मुख बधिर है, उसकी बातों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह कहना क्या चाह रही है, और भी कई तरह की बातें लिखकर रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं, यानी कि केस को फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर देते हैं। अब उधर लड़की जैसे ही घर पहुंचती है, 2-3 दिनों बाद लड़की को पता चलता है कि वह काफी परेशान रह रही थी। अब परेशान होने के बाद एक रात में उसके साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही थी उसके शरीर में। अब वो अपने माँ के पास जाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अब जब जोर जोर से उल्टियाँ होने लगती है तो माँ परेशान हो जाती है। माँ अब उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचती है, डॉक्टर को सारी बात बताती है, और डॉक्टर साहब उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन तभी उसकी माँ बोल पड़ती है कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी बचपन से ही, जन्म से ही बहरी और गूंगी है, वह ना तो कुछ सुन सकती है ना बोल सकती है। अब डॉक्टर साहब भी हैरान रहते हैं कि आखिर किस चीज़ की वो दवा दें। तभी उसकी माँ बताती है कि इसके साथ कुछ दिन पहले किसी ने यौन शोषण किया था, ऐसा उसे शक है।
पुलिस के पास गई थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस इसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। अब रात में काफ़ी उल्टियाँ हो रही थी तो उसे शक है, और उसके शरीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो। अब डॉक्टर साहब जांच लिखते हैं। जांच होती है लड़की की, तो हकीकत सामने आती है कि लड़की कई महीनों की प्रेग्नेंट है। अब एक माँ अपने बेटी की इस हकीकत को जब सुनती है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, अब वो वहीं अपना माथा पकड़ लेती है और रोने लगती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी, वो ऊपर वाले को बद्दुआएं दे रही थी, बहुत कुछ बातें कह रही थी। अब वो उस लड़की को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है तो वह हैरान रह जाती है, लेकिन बार बार वह इशारों में अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ कोई गैर नहीं है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, कोई अपना है। और माँ को ऐसा लगता था कि कोई बाहरी व्यक्ति इसके साथ कुछ किया है जब वह घर पर वो लोग नहीं थे। लेकिन कभी भी वो अपने घर वालों के प्रति इतनी विश्वास से भरी रहती कि किसी पर वह उसके बारे में किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि घर का ही आदमी ने, किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। अब कुछ ही महीनों बाद अब वो एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन वह एबॉर्शन नहीं करा सकती थी। डॉक्टर के अनुसार अब पेट में जो बच्चा पल रहा था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, अब उसका एबॉर्शन नहीं किया जाता, अब वह गैरकानूनी हो जाता। अब डॉक्टर साहब एबॉर्शन करने से मना कर देते हैं, तो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। अब सारे मोहल्लों में, गांव में पूरा चर्चा होने लगती है कि मुख बधिर लड़की के साथ रेप हुआ था। उसकी माँ सही कह रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने समझा नहीं। लेकिन किसने किया इसका भी कुछ खुलासा नहीं हुआ। अब उस लड़की ने एक लड़की को जन्म दिया है, और जैसे ही लड़की 2-4 घंटे नवजात जो बच्ची रहती है 2-4 घंटे जीवित रहती है, उसके बाद वो भी मर जाती है। अब घर वाले अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल से घर जाते हैं। घर जाने के बाद अब वह अपना हाथ पैर बांध लेते हैं और लड़की के साथ क्या हुआ था यह भी भूल जाते हैं, और कुछ दिनों बाद केस को भी भूल जाते हैं और अपनी लड़की का ख्याल रखने लगते हैं, लड़की के साथ रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे मामले को 2-3 साल गुजर जाते हैं। 2018 में एक तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आते हैं, संतोष जी। जब संतोष जी आते हैं तो वह क्राइम की जितने फाइलें थी जो अभी तक जिसका खुलासा नहीं हुआ था उसको बैठकर वह देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ऐसी फाइल पर गई जो बंद हो चुकी थी, फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी। अब उस फाइल को देखते हैं तो वह देखने के बाद उसको पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा था कि लड़की मुख बधिर है, कुछ कह सुन नहीं सकती, उसके साथ क्या हुआ है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। माँ के अनुसार उसके साथ यह शोषण हुआ था, किसने किया था यह भी पता नहीं है और हम समझने में असमर्थ हैं, और भी कई सारे बातें लिखी थी। अब एसपी साहब जब उस सारी फाइलों को पढ़ते हैं तो उन्हें झटका लगता है कि आखिर इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ। खुलासा तो होना चाहिए था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर लड़की बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इशारा तो कर सकती है, किसी टीम को क्यों नहीं लगाया गया। अब पुलिस वालों को जो भी वहाँ मौजूद थे उन्हें आदेश देते हैं कि कोर्ट की अनुमति ली जाए और इस केस को रीओपन किया जाए। अब कोर्ट की अनुमति लेकर केस को रीओपन किया जाता है। रीओपन करने के बाद अब लड़की को बुलाया जाता है, लड़की का बयान दर्ज कराया जाता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती थी कि लड़की ना कुछ बोल सकती थी ना सुन सकती थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कह क्या रहे हैं। अब कोर्ट की अनुमति से राजकीय वहाँ एक कॉलेज रहता है, राजकीय इंटर कॉलेज करके, वहाँ के कुछ प्रोफेसर रहते हैं, उनसे बातचीत होती है तो वह बताते हैं कि दरअसल यह लड़की क्या कह रही है इसके बारे में सिर्फ जो गूंगे बहरों के स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ के लोग आसानी से समझ सकते हैं, लड़की भले ही स्कूल कॉलेज नहीं गई हो। तो अब एसपी साहब वहाँ राजकीय सांकेतिक कॉलेज रहता है, वहाँ के कुछ लोगों को बुलाते हैं, कुछ टीचरों को बुलाते हैं, बुलाकर लड़की के सामने बैठाकर या जानने की कोशिश करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। फिर जो शिक्षक रहते हैं वह लड़की से अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, और जब उसकी बातों को सुनते हैं शिक्षक तो सन्न रह जाते हैं और एसपी साहब के सामने देखने लगते हैं। अब एसपी साहब कहते हैं आखिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग हाथों पे हाथ रखकर बैठ गए हैं। अब वहाँ पर कोई और रहता नहीं है, लड़की रहती है। लड़की को बाहर भेजा जाता है और एसपी साहब से सांकेतिक शिक्षक बताते हैं कि इस लड़की के साथ किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के
चाचा ने शारीरिक संबंध बनाया है और एक बार नहीं कई बार बनाया है। लड़की रोकने की कोशिश करती रही लेकिन चाचा गूंगे बहरे भतीजी का फायदा उठाता रहा। उसको यह पता था कि लड़की किसी को कुछ बोल नहीं सकती है, कोई इसकी बातों को समझ नहीं सकता है और अपनी ही भतीजी के साथ सगा चाचा दरिंदगी करता रहा। अब एसपी साहब जब यह बात सुनते हैं तो फौरन ही कोर्ट में अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने लड़की को ले जाते हैं। उसका बयान दर्ज कराया जाता है। साथ में सांकेतिक टीचर भी रहते हैं। वह अभी उसकी जो लड़की कह रही थी उसके बयान को वह बता रहे थे और कोर्ट के सामने दर्ज किया जाता है। अब वैसे ही उसके चाचा को पता चल जाता है कि लड़की अपने बयान देने जा रही है। अब वह पकड़ा जाएगा, वह वहां से फरार हो जाता है। अब इधर एसपी साहब कई टीमों का गठन करते हैं और उसके चाचा के पीछे लगा देते हैं। इधर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। उसकी मां बदहोश पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला एक उसका चाचा, खुद का सगा चाचा, अपनी ही भतीजी के साथ उसके गूंगे बहरे होने का फायदा उठाकर दरिंदगी करता रहा और हम लोग यहां कुछ समझ नहीं पाए। लड़की के ऊपर क्या गुजरी है वह तो सिर्फ लड़की समझ सकती है और एक मां समझ रही थी। अब उधर पिता भी अपने भाई को ढूंढ रहा था कि कहीं से वह मिल जाए, बस उसको फांसी दे दी जाए। गांव में तरह तरह की चर्चाएं रहते हैं कि आखिर किस पर कोई भरोसा करे। अपना ही सगा चाचा अपनी ही भतीजे के साथ ऐसी दरिंदगी कर रहा था। फिर जहानागंज बस स्टैंड से कुछ दूरी पर एक मुखबिर को सूचना मिलती है कि वह व्यक्ति घर छोड़कर भाग रहा है। अब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। उसे बस स्टैंड के पास एक पुलिया रहती है, कुछ दूरी पर उस पुलिया के पास वह छुपा रहता है। वहां से वह बस पकड़कर भागने का प्रयास कर रहा था। अब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर उसका बयान दर्ज कराती है तो चाचा भी अपनी बातों को मान लेता है कि हाँ, उसने उसके साथ दरिंदगी की है। एक बार नहीं कई बार उस लड़की के साथ उसने शोषण किया है। अब एसपी साहब उसे गिरफ्तार करते हैं, बयान दर्ज कर उसे जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद अब फिर से तरह तरह की वही चर्चाएं रहती हैं। एसपी साहब एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। एसपी संतोष जी कहते हैं कि ऐसे मामलों के खुलासे से समाज में अच्छा संदेश आएगा, लोगों के पुलिस के प्रति भी विश्वास जगेगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा। लेकिन बहुत अलग बात है कि पुलिस वालों ने न जाने क्या समझकर उस केस को बंद कर दिया था। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह विश्वास दिलाते हैं परिवार वालों को, पीड़िता के परिवार वालों को, मां और उस लड़की को, कि मैं इस आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर इसे जल्द से जल्द इसके ऊपर जो भी दोष साबित हो रहा है उसे दोषी को सजा दिलाई जाएगी। अब कुछ महीनों बाद केस चलता रहता है, लेकिन फास्ट ट्रैक में केस चलता है। परिवार गरीब रहता है, उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। गांव वाले और सभी लोग चाह रहे थे कि लड़की उस व्यक्ति को फांसी हो जाए, लेकिन कई धाराएं उसके ऊपर लगाई गई थी, जिनमें कई धाराएं ऐसी थी जिनमें उसे उम्र कैद की सजा हो सकती थी। तो अब जाकर उस व्यक्ति को, उसके चाचा को उम्र कैद की सजा हुई है और वह सलाखों के पीछे है। सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। शायद तब भी उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाएगा। उस मुकबधिर लड़की को उसके चाचा अगर जेल भी चले जाते हैं तो भी उसे शायद ही न्याय मिले। लेकिन संविधान है, अपना कानून है। साथियों, यह थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आप सभी साथियों को जागरूक करना था। जितने भी आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं, आपके घर में हैं, उन्हें संभाल कर रखिए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है दुष्यंत सिंह है, पुष्पा समद भाई हैं, महमूद भाई हैं, हिमांशु राय हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, रविंदर एसआई जी हैं, यह लखनऊ में सब इंस्पेक्टर हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं, सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, अरमान खान है, इनका आज जन्मदिन है। अरमान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो साथियों, अपना ख्याल रखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सीख ले सकें और अपने परिवार, अपने बच्चों को संभाल कर सुरक्षित रख सकें। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।